नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों के अंदर एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक हो या अन्य, हर जगह ये टॉपिक है वो आपका महत्वपूर्ण आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है। देखो, निदान और जो उपचार जो शब्द है ना, वो कहाँ से लिया गया है? आपका एक चिकित्सा, जैसे आप डॉक्टर होता है तो डॉक्टर ये शब्दावली जो चिकित्सा की शब्दावली है वहां से लिया गया है। और इसको पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि निदान है वो किसे कहा जाता है और उपचार है वो किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका निदान है वो किसे कहते हैं। निदान का शाब्दिक अर्थ होता है कारण को जानना। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका क्या करता है? निदान करता है या उपचार करता है। जैसे मान लो एक लड़का है या एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? आपका सोहन या मोहन। ये कहा गया आपका किसी डॉक्टर के पास से गया और मोहन के पेट में क्या है? आपका दर्द है। मोहन के पेट में क्या है? आपका दर्द है। तो क्या जाते ही डॉक्टर इसका इलाज करेगा क्या? नहीं दोस्तों। मोहन जब डॉक्टर के पास जाएगा तो जाते ही डॉक्टर है वो मोहन से क्या प्रश्न पूछेगा? आपका अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि तुम्हारा पेट दर्द है वो कितने दिनों से है, यानी कितना समय हो गया है आपको पेट दर्द होते हुए। क्या आपने ये समस्या कितनी पुरानी है, या पहले आपने इसका ट्रीटमेंट किया है या नहीं, या पहले से आपकी इसकी चिकित्सा चल रही है या नहीं चल रही। पहले सारी डिटेल किससे पूछेगा? डॉक्टर है वो उस पेशेंट से सारी जानकारी आपकी लेगा और उसके बाद में कुछ जांच लिखेगा कि आपको इसके लिए क्या करवानी है, कुछ जांच करवानी है। जैसे आपकी सोनोग्राफी कह सकते हो, यूरिन टेस्ट कह सकते हो, या अन्य जो जांचें हैं उनके बारे में आपको बताएगा। या फिर आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है, शादियों का सीजन होता है और हम लगातार 10-15 दिन अगर शादियों में जिम लेते हैं तो वहां जो फूड होता है वो आपका फास्ट फूड होता है। और दूसरी बात, वहां एक साथ अनेक प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका आपस में कोई मैच नहीं होता है, उनका अगर हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो शरीर में आपका फूड पॉइजन बन जाता है। तो डॉक्टर इन चीज की जांच करने के लिए आपसे जांचें करवाता है। तो डॉक्टर द्वारा करवाई गई जांचें हैं वो क्या कहलाती है? आपका निदान कहलाता है। निदान का मतलब होता है कि आपको वो समस्या क्यों है, तो समस्या क्यों है इसको जानना क्या कहलाता है? आपका निदान कहलाता है। समस्या क्यों है इसको जानना क्या कहलाता है? आपका निदान कहलाता है। अब डॉक्टर जब आपकी जांचें करेगा तो पता लग जाएगा कि उसके समस्या क्यों है। या तो आप लगातार शादी में जिम रहे हो इसलिए क्या हो गया? आपका फूड पॉइजन हो गया, या फिर आपके पेट में कोई गांठ बन गई हो, या फिर खाया पिया आपको हजम नहीं हो रहा है, अल्सर हो रहा है। तो ये सारी जानकारी डॉक्टर को किससे मिलेगी? आपको जांच से मिलेगी। तो जब डॉक्टर जांच कर लेता है और उसे इस बात की पता लग जाता है कि समस्या क्यों है, वो तो क्या है? आपका निदान। और निदान जानने के बाद में फिर डॉक्टर क्या करता है? आपका उपचार करता है। डॉक्टर बाद में क्या करता है? आपका उपचार करता है। तो उपचार का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि समस्या के कारणों को जानने के बाद डॉक्टर द्वारा
दिया गया ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? आपका उपचार कहलाता है। जैसे डॉक्टर को पता लगा कि आपकी बीमारी क्यों है, बाद में वो कहता है कि आपको इतने दिन तक ये दवाई लेनी है, और तो जो आपको दवाई दी जाती है तो वो दवाई क्या कहलाता है? आपका उपचार कहलाता है। तो पहले क्या होता है? आपका निदान, और उसके बाद में क्या होता है? आपका उपचार होता है। इसी प्रकार से हम, अगर कोई बालक है वो विद्यालय आता है और अध्यापक जो पढ़ाता है उसको याद नहीं होता है, उसकी अधिगम क्षमता कम है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बच्चा पढ़ाई के दौरान कई प्रकार की गलतियां करता है, तो वो गलतियां क्यों करता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, और इन चीजों के बारे में अध्यापक जानने का प्रयास करता है, वो आपका है निदान। और कारण जानने के बाद उसका क्या करता है? आपका उपचार करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, निदान शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समस्या या कठिनाई या त्रुटि। तो निदान शब्द का मतलब होता है कि बालक के सामने क्या समस्या है, क्या कठिनाई आ रही है, और बालक किस प्रकार की त्रुटि करता है। इन त्रुटि के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? आपका निदान। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि एक बालक है, वो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है। एक हिंदी विषय या किसी भी विषय के शिक्षक होने नाते आपका क्या दायित्व बनता है? ऑप्शन में आते हैं, बालक की पिटाई करोगे, बालक को स्कूल से निकाल दोगे, घर पर शिकायत करोगे, या बालक क्यों भाग जाता है उसके कारण को जानने का प्रयास करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि बालक कक्षा से बार बार क्यों भागता है, उन कारणों की जांच करना क्या कहलाता है? आपका निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, निदान का मतलब होता है कारण जानना, और उपचार का मतलब होता है कि जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करना। जैसे इन्हीं दोनों से आप परिभाषा बना सकते हो। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के बाद, तो अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना तो क्या कहलाता है? आपका निदान। और पता लगाने के पश्चात इन कठिनाइयों का दूर करना क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो यही परिभाषा है कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास है, उसे क्या कहते हैं? आपका निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। ऐसा प्रश्न बन जाता है कि उपचारात्मक परीक्षण से पहले क्या जरूरी है? तो इससे पहले क्या जरूरी है? आपका निदानात्मक परीक्षण जरूरी होता है। कुछ विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ परिभाषाएं हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे एक विद्वान है जिसका नाम क्या है? आपका ब्लेयर। ब्लेयर है, वो क्या कहना चाहता है? ब्लेयर ये कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना। ब्लेयर है, ब्लेयर के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है? ब्लेयर ये कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण है, इसका मुख्य कार्य क्या है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना। तो आपको पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, परिभाषा आती है और पूछते हैं ये परिभाषा किस राइटर की है, किसने लिखा है, तो आपको संपूर्ण परिभाषाएं कभी याद नहीं करनी है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो लेखक का नाम क्या है? आपका ब्लेयर। दोस्तों, ब्लेयर क्या कहता है? इतना रखना, दोषपूर्ण अध्ययन। ब्लेयर द्वारा कहा गया है कि दोषपूर्ण अध्ययन है वो शिक्षण के प्रभाव को क्या करता है? आपका दूर करता है। ये बात कौन कह रहा है? आपका ब्लेयर। तो ब्लेयर के द्वारा कहा गया है कि दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। कुछ विद्वान और है, उनकी बातें कर लेते हैं। एक विद्वान है जिसका नाम क्या है? आपका सोनेल। विद्वान का नाम क्या है? आपका सोनेल। सोनेल क्या कहता है? आपका निदानात्मक परीक्षण वह है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब,
अनुसंधानकर्ता द्वारा भाषागत दोषों को खोजना। शॉर्ट एंड स्वीट नाम क्या है आपका? सोनेल। सोनेल क्या कहता है दोस्तों? अनुसंधानकर्ता द्वारा भाषागत दोषों को खोजना क्या कहलाता है? आपका नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो आपका सोनेल की परिभाषा है। पहली क्या थी? देखो, दोषपूर्ण अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। दोषपूर्ण अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, यह तो कहता है आपका ब्लेयर। और अनुसंधानकर्ता द्वारा भाषागत दोषों को खोजना क्या कहलाता है? आपका निदानात्मक परीक्षण। यह कौन कहता है? आपका मिस्टर सोनेल कहता है। नेक्स्ट परिभाषा दोस्तों, क्रोनबेक। क्रोनबेक, बैंक नहीं है, क्रोनबेक। तो नेक्स्ट है आपकी क्रोनबेक। तो क्रोनबेक क्या कहता है दोस्तों? यह कहता है कि एक आदर्श निदानात्मक परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्येक पक्ष पर, देखो कि बालक द्वारा जो संभावित अशुद्धियां की जाए उसके प्रत्येक पक्ष पर शिक्षक द्वारा ध्यान देना और अशुद्धियों के विकसित होने से पहले उन्हें दूर करने का प्रयास करना। दोस्तों यहां क्या कहता है? क्रोनबेक कहता है कि अशुद्धियों पर ध्यान देना। इतना लगना किसकी बात कहता है क्रोनबेक? अशुद्धियों पर ध्यान देने की बात कहता है। तो क्रोनबेक द्वारा कहा गया है कि बालक जो लेखन के दौरान क्या करता है? आपकी अशुद्धि करता है। तो अशुद्धियों पर क्या दिया जाता है? आपका ध्यान। अशुद्धियों पर ध्यान देकर उन्हें क्या करना? आपका दूर करना। तो शॉर्ट एंड स्वीट बन जाएगा। पूरी परिभाषा आप रट भी नहीं पाओगे दोस्तों। हमेशा परिभाषा के अंदर कुछ शब्दों का सिलेक्शन कीजिए कि आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी पड़े। तो क्रोनबेक कहता है कि एक आदर्श निदानात्मक परीक्षण वो होता है जिसके अंदर संभावित अशुद्धियां हैं उन पर अध्यापक ध्यान देता है और ध्यान देकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। वो आपका क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अलग राइटर, उसका नाम क्या है? योकम्प व सिम्पसन। योकम्प व सिम्पसन क्या कहता है कि निदानात्मक परीक्षण वह है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के लिए नियमित किया गया है। यहां किसकी बात है? शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा विद्यार्थी के अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना। तो शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा विद्यार्थी के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। दो बातें हैं, कौन लगाएगा? शैक्षिक वैज्ञानिक। क्या पता लगाएगा? विद्यार्थी की कठिनाई। दो बातें। आदमी कितने हैं? दो, योकम और आपका सिम्पसन। एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको परिभाषाओं को। ब्लेयर कहता है दोषपूर्ण अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ब्लेयर दोषपूर्ण अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। सोनेल कहता है अनुसंधानकर्ता द्वारा भाषागत दोषों को खोजना। क्रोनबेक कहता है अशुद्धियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करना। और योकम्प व सिम्पसन कहते हैं शैक्षिक वैज्ञानिक द्वारा विद्यार्थी के कठिनाइयों को कारणों का पता लगाना। तो ये चार परिभाषाएं हैं। रेयर केस में ऐसा आ जाता है कि निम्न में से परिभाषा देकर ये परिभाषा आपकी किसकी है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हो। बाकी वैसे बहुत कम आते हैं परिभाषाओं से रिलेटेड। यहां ऐसा ही आता है कि निम्न में से कौन सा कथन उपचारात्मक कथन तथ्य के बारे में सही है या नहीं है। आगे निदानात्मक परीक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। साथियों सीधा आ जाएगा, निदानात्मक परीक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के। एक तो होता है व्यक्ति आधारित। व्यक्ति आधारित नैदानिक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो होते हैं। एक तो होता है व्यक्ति आधारित और दूसरा होता है समूह आधारित, सामूहिक। क्या होता है? सामूहिक होता है। देखो एक अध्यापक है, वो कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाता है। एग्जाम्पल ले लो, एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपके 50 बच्चे हैं।
एक कक्षा में कितने बच्चे हैं दोस्तों? आपके 50 बच्चे हैं। अब अध्यापक इन सभी बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक है वो इन सभी बच्चों को क्या कर रहा है? आपका पढ़ाता है। कितने बच्चे हैं साथियों? आपके 50। अब बताओ, एक अध्यापक सभी को पढ़ा रहा है तो क्या कक्षा के दौरान सभी विद्यार्थियों का जो आईक्यू लेवल है वो समान होता है क्या? नहीं दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी का, जिसको आप बुद्धि लब्धि कहते हो, आईक्यू कहते हो, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये पता कब लगता है? जब बच्चों का आप क्या करते हो? मूल्यांकन करते हो, टेस्ट लेते हो, एग्जाम लेते हो। तो हर विद्यार्थी के अलग अलग अंक आते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी के 100 में से, जैसे मान लो आपकी वार्षिक मूल्यांकन होता है, तो किसी विद्यार्थी के 100 में से कितने आते हैं? 90 आते हैं, किसी के 95 आते हैं, किसी के 87 आते हैं, किसी के 65 आते हैं, कोई इधर 40 में रहता है और कोई इधर 15% आते हैं। तो मतलब अलग अलग विद्यार्थी का आईक्यू लेवल क्या होता है? अलग अलग। अब बताओ, पढ़ाने वाला शिक्षक एक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सभी को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थी है उसमें अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग योग्यताएं होती है। किसी का बुद्धि स्तर कम होता है, किसी का क्या होता है? मध्यम, किसी का क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब विद्यार्थी अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करते हैं। अब जो विद्यार्थी कमजोर है, अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है, पिछड़ा है, तो अध्यापक को लगता है कि हां, इस विद्यार्थी में ये कमी है और हमें इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अध्यापक क्या करता है? अगर मान लो 50 में से कोई 1-2 विद्यार्थी है, अगर एक विद्यार्थी है उसमें कोई कमी है और उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यक्ति आधारित। अगर मान लो 40-50 विद्यार्थी है, उनमें से 1 या 2 विद्यार्थी हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है, बार बार पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग ट्रीटमेंट करना, प्रत्येक विद्यार्थी की जो कमियां हैं उनके बारे में अलग अलग प्रकार से करते हैं व्यक्तिगत। वो तो क्या होता है? आपका व्यक्ति आधारित। और ऐसा लग गया अध्यापकों की 50 में से 10-15 बच्चे क्या है? कमजोर हैं। इनको हमें अलग से क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा। 10-15 अलग बच्चों को लेकर अलग तरीके से अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए जो पढ़ाया जाता है, उनकी कमजोरियों को दूर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका सामूहिक कहलाता है। सिंपल है, 2 प्रकार के होते हैं। अगर 1 by 1 अगर अलग अलग हम करते हैं तो वो आपका होता है व्यक्तिगत, और एक साथ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका सामूहिक कहलाता है। दोस्तों, कुछ आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक निदान की प्रक्रिया। अब निदानात्मक परीक्षण है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक का यह प्रयास रहता है कि कौन सा विद्यार्थी है उसके अधिगम में क्या आ रही है? समस्या आ रही है। तो अधिगम में समस्या आ रही है, जिस विद्यार्थी के अधिगम में समस्या आ रही है उस विद्यार्थी का क्या करना? चयन करना। अब ऐसे तो है नहीं कि अध्यापक पढ़ाता है, सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आए, तो पहले अध्यापक यह करता है कि जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही है ऐसे विद्यार्थी का क्या करना? आपका चयन करना। तो छात्र का चयन करना कि कौन सा छात्र है वो आपका कमजोर है। दूसरी बात क्या है? चयन करने के पश्चात विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना कि जो छात्र है उसमें कमी तो है, लेकिन कमी उसके किस क्षेत्र में है, कौन सा क्षेत्र है वो उसका अच्छा है, कौन सा क्षेत्र कमजोर है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, अब उसकी मान लो हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन उसका विज्ञान विषय है, गणित विषय है, कमजोर है, तो उसमें विषय वस्तु कमजोर क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं और कोई विद्यार्थी 2nd ग्रेड की तैयारी करता है, चलो उसका किसी की किताबें अच्छी होती हैं, व्याकरण कमजोर होता है, किसी की व्याकरण कमजोर है, किसी का साहित्य अच्छा होता है, तो उस विषय विशेष का चुनाव करना, उस विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव करना जिसमें क्या है उसके कमी है। तो 2 बातें हो गई कि यहां निदान की प्रक्रिया में कितने चरण हैं आपके? 4। पहले तो उस छात्र का चयन करो कि छात्र कमजोर कौन सा है। दूसरा, कमजोरी है तो कमजोरी का क्षेत्र कौन सा है, और उसके बाद में विशिष्ट क्षेत्र में
कठिनाई क्षेत्र का क्या करना, अन्वेषण करना, कि जिस क्षेत्र में कमजोरी है उसकी खोज करना, बताना, और फिर कठिनाई स्तरों का क्या करना, विश्लेषण करना, उनके बारे में राय करना, समझाना बच्चों को ना। तो पहले छात्र का चयन करना किस क्षेत्र में है, और उस पर बाद में बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण दोनों के क्या ले लेते हैं, 7 उद्देश्य ले लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण, देखो ध्यान रखना, इस बात को पढ़ने से पहले आपको एक तथ्य क्लियर होना चाहिए। देखो निदानात्मक क्या होता है, कारण जानना, यानी समस्या की पहचान करना। ऐसा ले लो, जो समस्या है, इस समस्या की जो पहचान है उसे क्या कहते हैं, आपका निदानात्मक। और उपचारात्मक क्या होता है, समस्या पहचान ली और उसके बाद में दूर करने के प्रयास करना। सिंपल वे के अंदर ये ध्यान रखना, आपको जैसे डॉक्टर होता है, कोई भी पेशेंट होता है, उसकी बीमारी क्या है, क्यों है, ये तो क्या है आपका निदान, और जानने के बाद में वो ट्रीटमेंट करता है, वो आपका क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। तो दोनों की हम विशेषताएं ले रहे हैं। कोई छात्र है वो पढ़ क्यों नहीं रहा है ना। देखो पहली बात क्या है इसके अंदर, अधिगम स्तर में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अधिगम स्तर में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, आपका निदानात्मक परीक्षण करते हैं, है ना। कि बालक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। बाकी देखो सीखना टॉपिक है, इसके बारे में अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो मनोविज्ञान के अंदर आपका सीखना एक टॉपिक है पूरा, है ना। कि व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन क्या है आपका, सीखना, अधिगम। और वहां बहुत सारे सिद्धांत भी आते हैं आपके, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, तो वो आपके सारे किस में आते हैं, अधिगम के अंदर आते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका वर्दीमर, कोहलर और कॉप का, है ना, चिंपांजी नामक जो है ना उस पर। तो अधिगम स्तर में कठिनाई क्या है उसको दूर करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, आपका निदानात्मक परीक्षण करते हैं। विषय विशेष में शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं का पता लगाने के लिए निदान करते हैं कि विद्यार्थी में क्या कमी है और उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, इनके बारे में जानकारी क्या होती है, आपका निदानात्मक परीक्षण। यहां जो प्रश्न आते हैं वो सिंपल वे के अंदर आते हैं और वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। कि अगर आपको इतनी जानकारी है ना कि निदान का मतलब कारण जानना और उपचार का मतलब होता है उसका समाधान करना, इतनी सी लाइन से ही आप प्रश्नों के क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ये मेन बात तो इतनी ही है, बाकी जो ऑप्शन आते हैं बनाने वाले की सोच पर निर्भर करता है किस प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य तथ्य इतना ही है, कारण जानना और आपका समाधान करना। टॉपिक भले ही बड़ा विस्तार पढ़ ले, लेकिन इतनी सी अगर जानकारी पता है तो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारणों का पता, कि समस्या क्या आ रही है, कौन कौन से कारण है वो सीखने में क्या बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हो सीखने में बाधक कारक, सीखने में जो बाधक कारक होते हैं, सीखने में जो बाधक कारक होते हैं उनमें क्या करना, आपका सुधार करना क्या है, आपका कहलाता है। चौथा है उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करने के लिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि निदान, ये आता है एग्जाम में, निदानात्मक परीक्षण, ये आता है निदानात्मक परीक्षण है वो किसको आधार प्रदान करता है, उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करता है। या उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है, आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। कि बिना, देखो निदान करने के पश्चात फिर क्या होता है, उपचार, और उपचार से पहले क्या होता है, निदान होता है। उपचार से पहले निदान होता है, तो निदान पहले होता है और उपचार क्या होता है, बाद में। यह प्रश्न आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर कि निदानात्मक शिक्षण का आधार क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले कौन सा परीक्षण होता है, आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। यह भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, यह ध्यान रखना। छात्रों की मानसिक कठिनाइयों को हल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है छात्रों में शिक्षा संबंधी बुरी आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए,
कि छात्रों के अंदर पढ़ने के साथ साथ कुछ बुरी आदतें पड़ जाती है, जैसे आवारा फिरना, बच्चों के साथ मौज मस्ती करना, क्लास से भाग जाना, अपना क्लास वर्क होमवर्क नहीं करना। तो कई प्रकार की, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं आपके, और भटकाव की उम्र होती है दोस्तों। भटकाव में ऐसा नहीं कि बच्चे ही भटकते हैं, बड़े ही भटक जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब बच्चे कोचिंग करते हैं। अब बच्चे आप कोचिंग करते हो तो आपका उद्देश्य क्या है? दो ही उद्देश्य होते हैं ऑलमोस्ट। या तो क्या होता है, नौकरी, और दूसरा क्या है, छोकरी, है ना। क्योंकि आजकल ऐसा मानते हैं कि अगर मान लो अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो जल्दी से शादी विवाह नहीं होते हैं, है ना। तो आजकल भी जैसे लड़कियां पढ़ी लिखी है तो वो देखती है कि लड़का भी क्या होना चाहिए, आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कोचिंग में बच्चे किसके लिए आते हैं? या तो नौकरी के लिए या छोकरी के लिए। अब जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, वो एक ना एक दिन क्या मिल जाते हैं उसको, आपकी नौकरी। और पढ़ाई करके नौकरी मिल जाएगी तो फिर उसकी एक अच्छी शादी भी हो जाएगी, उसके पास पैसा भी रहेगा, समाज में मान सम्मान भी रहेगा। इसका मतलब पढ़ाई से आपके जीवन में सब कुछ आ सकता है। नौकरी लग जाएगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान बना रहेगा आपका। और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं और आते ही किसके पीछे पड़ जाते हैं, इसके पीछे, है ना। घर वाले कोचिंग के पैसे देते हैं ना, वो तो इसके ऊपर उड़ा देते हैं आपके, है ना। और बाद में क्या करते रहते हैं, इसके पीछे पड़ गया तो फिर क्या नहीं लगेगी, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी नहीं लगेगी तो जीवन में क्या नहीं मिलेगा, मान स्वाभिमान नहीं मिलेगा। और मान स्वाभिमान जीवन में क्या नहीं रहेंगे, पैसे भी नहीं रहेंगे। और बाद में पैसे नहीं रहेंगे तो ये भी छोड़ के चली जाएगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्र आपको चुनना है। तो बच्चों में कुछ क्या हो जाती है, आपकी बुरी आदतें पड़ जाती है। उनको पता लगाने के लिए क्या क्या कमियां हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं वो नशे का भी प्रयोग करते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ये सारे किस्में हैं आपके निदानात्मक के, है ना। फिर हम बात करते हैं इनका उपचारात्मक क्या है, दोनों के साथ लिख दी। ये नीचे वाली विशेषता क्या है आपकी उपचार की है, कि आपको पता लगा कि बालक में समस्या क्या क्या है। देखो, कारण पता लगाना कि बालक क्या है, बुरी आदतें कौन सी है उसके अंदर, बालक के अंदर बुरी आदतें कौन सी है, और बालक में मानसिक कठिनाई कौन सी है, अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से बाधक तत्व है, कौन सी कमजोरियां हैं, ये तो क्या है आपका निदान। फिर इनका समाधान क्या होता है कि अगर मान लो पता लगा कि बालक कैसा है, मंदबुद्धि है ना, तो मंदबुद्धि बालक के क्या करना, समस्या का समाधान करना। ये क्या होता है, समाधान की जहां भी बात आए वो क्या होता है आपका उपचारात्मक होता है। अगर मान लो कोई बालक है वो अपराध की ओर विकसित हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार क्लास में सहपाठी का पेंसिल निकाल लेते हैं, कॉपी चोर लेते हैं, कुछ बैग में पैसे होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो कई बार बालक में है ना, स्कूल से आपकी चोरी की आदत पड़ जाती है। तो अपराधी प्रकृति के जो बालक होते हैं उनको उचित गाइड करना कि बच्चों चोरी करना क्या है, बुरी बात है। हमारे संतों ने कहा है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इंसान का नैतिक आदर्श होना चाहिए, इंसान का सिर कभी झुकना नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सारे संत ऐसे थे, जैसे हरिश्चंद्र था, सब कुछ थिया, उसने अपना दान कर दिया था। तो कहने का मतलब ऐसे नैतिक आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनकी जो बुरी प्रवृत्ति है, अपराधी प्रवृत्ति है, उनको दूर करने का क्या करना चाहिए, आपका प्रयास करना चाहिए। उपचार है व्यक्ति की विभिन्नताओं के आधार पर क्या करवाना, शिक्षण कार्य करवाना, कि अलग अलग बालक है, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसके आधार पर हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अधिगम में आने वाले दोषों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर कोई बालक है बोलने में तुतलाता है, हकलाता है, तो वहां उच्चारण संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे मान लो कोई कीड़ी है, कीड़ी को क्या बोल देते हैं, कीड़ी कह देते हैं। लक्ष्मणगढ़ को लपटुंड्र कह देते हैं। जैसे आपका पहले नाम क्या था, आपका सिंधु था, और फारस के लोग सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, क्योंकि वो सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या होते हैं, कहते हैं ना 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या है, आपकी अलग अलग वाणी है। तो बालक के सामने बोलने संबंधी समस्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, भाषा संबंधी
जैसे आपका लिंगुआ फोन है, वो क्या होता है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां है स्वर संबंधी, ध्वनियों संबंधी, उसको दूर करने का प्रयास करता है कि जो बालक अशुद्ध बोलता है। अब मान लो ऐसा आ गया कि एक बालक है वो अशुद्ध बोलने का प्रयास करता है या अशुद्ध लिखता है ना, मात्रा छोटी बड़ी लिखता है, तो आप क्या करोगे, उसकी नोटबुक में बड़ा सा अंडा लगा दोगे, उसे 30 बार लिखने के लिए कहोगे, है ना, या उसको सहानुभूतिपूर्ण उसको समझाओगे। तो इसके अंदर में क्या होगा, सहानुभूतिपूर्ण उसको समझाएंगे। देखो, बालक को डांटना, केवल राउंडिंग करना उस गलत को और बार बार लिखने के लिए प्रेरित करना, यही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अध्यापक की सहानुभूति है वो भी क्या होती है, आपकी इंपॉर्टेंट होती है। छात्रों की आदतों को समाज के अनुकूल दिशा प्रदान करने का प्रयास करेंगे कि छात्र है उसके अंदर जो आदतें हैं तो समाज के अनुकूल कि सामाजिक प्राणी बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक क्या है, आपका सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। तो समाज के कुछ आपके रीति रिवाज परंपराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसको आचरण करना चाहिए। तो छात्रों की आदतों को समाज के अनुकूल दिशा प्रदान करना। गंभीर संवेगों से पीड़ित छात्रों की समस्या का क्या करना, समाधान करना। गंभीर संवेगों से पीड़ित है छात्र की जो समस्याएं हैं उनको क्या करना, आपका समाधान करना। तो ध्यान रखना, 1 से लेकर जो 6 तक विशेषताएं हैं, 6 तक उद्देश्य हैं, वो तो किसके हैं, निदानात्मक परीक्षण के। और आगे जो है 7 से लेकर 13 तक ये किसके हैं, आपके उपचारात्मक, यानी हल करना। आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है आपके सिम्पसन और योकन। सिम्पसन व योकन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के क्या हैं, आपके 5 क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे, कौन है आपके सिम्पसन व योकम, इनकी परिभाषा भी आई थी आपकी, और इनके अकॉर्डिंग उपचारात्मक क्षेत्र है, इसके कितने क्षेत्र हैं, आपके 5 है। कौन कौन से, एक तो है आपका बालक का उपचार, यानी सीखने में आने वाली कठिनाई को दूर करते हैं, उसके 5 क्षेत्र है। या तो उसके वाचन या पठन, जैसे हम बात करते हैं कौशल की, तो कौशल कितने होते हैं दोस्तों, आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, आपके 4। और कौन कौन से होते हैं, आपका सुबोपल्ली। सूत्र क्या है इसका, सु बो पै ली, सुबोपल्ली, 4 कौशल। और सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब बोलना, पै का मतलब पढ़ना, और ली का मतलब होता है लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका लिखना। तो वैसे इंग्लिश में भी होता है आपका 4 होते हैं, जिसको आप कहते हो L S L S R W। इंग्लिश में कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, सुनना को कहते हैं आपका L, लिसनिंग, S स्पीकिंग, R का रीडिंग और आपका राइटिंग। LSRW, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग। ये बहुत एग्जाम में आते हैं, कौन सा पहला है, कौन सा आपका अंतिम है। तो बालक है सबसे पहले सुनने का प्रयास करता है। संस्कृत में बोलते हैं श्रवणम, बोलने को बोलते हैं वदनम, पठनम और आपका लेखनम। श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम ये संस्कृत में होते हैं। हिंदी में 4 हो गए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अंग्रेजी में हो गए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग। ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 2 तो है, सुनकर और पढ़कर हम तो क्या करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये तो क्या है, आपके ग्राह्य कौशल। और बोलकर और लिखकर हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये आपके क्या है, अभिव्यक्ति कौशल। 2 आपके ग्राह्य हैं, 2 आपके क्या हैं, अभिव्यक्ति कौशल है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने लास्ट का क्रम चेंज कर दिया। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग क्या है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मारिया मोंटेसरी ने इन दोनों का क्रम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किसके अकॉर्डिंग, मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग। और मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी थी, आपकी 7 स्तरीय विधि दी थी। तो देखो, पहला क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है, 5 क्षेत्रों में होता है। पहला कौन सा है, आपका वाचन या पठन।
ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र नहीं है। आ सकता है निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र नहीं है। तो पहला क्या बन जाएगा आपका वाचन या पठन, दूसरा है आपका लेखन वर्तनी संबंधी, तीसरा है आपका भाषण या उच्चारण संबंधी, चौथा आपका भाषा कौशल और पांचवा है आपका अंकगणित। किसके अकॉर्डिंग है आपका? सिम्पसन व योकम के अनुसार। वाचन, लेखन, भाषण या उच्चारण कह दो, भाषा कौशल और आपका अंकगणित। इसके अलावा भी आपका और क्षेत्रों में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखो, ये तो है किसके अकॉर्डिंग? योकम व सिम्पसन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के अंदर, जैसे मान लो इनके अलावा तो व्याकरण क्षेत्र के अंदर भी हो सकता है आपका, या अन्य जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपका हो सकता है, अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं आपके, लेकिन मुख्यतः कितने माने गए हैं आपके? 5 स्वीकार किए गए हैं। आगे देख तो दोस्तों क्या है नेक्स्ट, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का चक्कर क्या होता है? निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का चक्कर क्या है? देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग में एक चक्कर होता है। सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर? निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक में कमजोरी क्या है उसका पता लगाना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ये प्रक्रिया चालू करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण दोस्तों, जैसे माइक्रो टीचिंग में आपका एक चक्कर होता है, वैसे यहां भी एक क्या होता है आपका? साइकिल होता है। निदानात्मक परीक्षण हो गया। अब निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है? कारण जानना, यानी बालक में क्या है, कमजोरी क्या है उसका पता लगाना, यानी कारण जानना। बालक का सबसे पहले क्या कर लिया? निदानात्मक परीक्षण कर लिया, यानी कारण जानना। अब इसके बाद में क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इसके बाद में कारण जानने के बाद में क्या होता है आपका? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है आपका? उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आपका क्या किया जाता है? वो करते हैं कारण जानने के बाद में, यानी दूर करना, समस्या दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है आपका? समस्या दूर करने का प्रयास। अध्यापक द्वारा समस्या दूर करने का क्या करते हैं? आपका प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। अब इसके बाद में क्या होता है कि अध्यापक ने प्रयास तो किया, लेकिन क्या वास्तव में वो समस्या हल हुई या नहीं हुई, उसको देखने के लिए क्या करते हैं? आपका मूल्यांकन लेते हैं कि जो बच्चे कमजोर है उनका अध्यापक ने क्या किया? उपचारात्मक किया, कि समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, और पता लगाया कि बाद में पता कब लगता है अध्यापक को? कि अध्यापक उसका क्या करता है? आपका मूल्यांकन करता है। अब मूल्यांकन करने पर पता लगेगा कि छात्र है वो आपका उस क्षेत्र में जिसका हम उपचारात्मक ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें या तो वो क्या होगा? आपका सफलता प्राप्ति होगी, या तो क्या होगा? सफल, या फिर क्या होगा? आपका असफल। अगर मान लो किसी विद्यार्थी में डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपके पास में कोई समस्या है, डॉक्टर ने दवाई दी, या तो हो सकता है आप ठीक हो जाओगे, या ऐसा हो सकता है ठीक नहीं भी होगे। ऐसा तो है नहीं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो पहली बार में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट कब पता लगता है? जब दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आपको 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में पुनः दिखाना है। अब 7 दिन तक भी सुधार नहीं हुआ तो फिर वो वापस 15 दिन की दवाई देगा, फिर कहता 15 दिन बाद में वापस आना, 1 महीने बाद में वापस आना। तो कहने का मतलब, अगर अध्यापक ने समस्या को दूर करने का प्रयास किया और बाद में उसका मूल्यांकन किया कि वास्तव में जो विद्यार्थी में कमी थी वो दूर हुई, यानी सफल हुआ। अगर सफल हो गया तो आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या हो गया? आपका पूर्ण हो गया, यानी कंप्लीट कर लिया। अगर मान लो विद्यार्थी को अध्यापक ने समझाए, दूर करने का प्रयास किया और वो समस्या हल नहीं हुई, अर्थात विद्यार्थी क्या रहा? अध्यापक अपने उद्देश्य में असफल रहा, तो क्या करेगा? वो दोबारा उसकी ट्रीटमेंट करेगा। जैसे दोबारा है, अगर मान लो कोई डॉक्टर दवाई देता है वो नहीं लगती है, तो बाद में क्या करता है? डॉक्टर अन्य दवाई देता है, फिर और ट्रीटमेंट करता है कि किस प्रकार से उसको सुधार हो। तो अध्यापक क्या करता है? अन्य प्रयासों द्वारा, और ये ट्रीटमेंट तब तक चलता है
जब तक अध्यापक अपने उद्देश्य में क्या नहीं हो जाता, सफल नहीं हो जाता। यानी असफल होता है उस पर बार बार, जब तक बार बार प्रयास करते हैं, कब तक, जब तक वो क्या नहीं हो जाए, आपका सफल नहीं हो जाए। वैसे डॉक्टर तब तक आपका इलाज करता है तब तक आप ठीक नहीं हो जाओ। कई बार किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं रहती है तो वो क्या कर देता है, रेफर कर देता है ना। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही होता है कि ट्रीटमेंट आपका एक प्रक्रिया में चलता है और तब तक चलता रहता है जब तक आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाए। तो एक चरण है आपका कि पहले निदान करना, फिर आपका उपचार करना, फिर उसका मूल्यांकन करना कि अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है या नहीं की, और वो तब तक चलता है जब तक उसका कर्म क्या नहीं हो जाए, आपका पूरा नहीं हो जाए। आगे दोस्तों कुछ आपके महत्वपूर्ण नैदानिक परीक्षण भी हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बाकी ऐसा प्रश्न आया हुआ नहीं है। तो संस्कृत निदानात्मक परीक्षण पत्र 1 व 2, संस्कृत निदानात्मक परीक्षण पत्र संख्या 1 व 2, ऐसा निदानात्मक परीक्षण है वो किसने किया, आपका संतोष मित्तल ने किया। किसने किया, आपका संतोष मित्तल ने किया। तो संस्कृत निदानात्मक परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है, आपका संतोष मित्तल, पत्र संख्या 1 और 2। ये किससे रिलेटेड है, स्वर और व्यंजन। ये तो किसमें है, आपका पत्र 1 में। स्वर और व्यंजन किसमें है, आपका पत्र 1 में। और वाक्य रचना की जो त्रुटि है वो किसमें है, आपके पत्र 2 में। वाक्य रचना की त्रुटि किसमें है, आपकी पत्र 2 में। तो संस्कृत निदानात्मक परीक्षण पत्र 1 और वाक्य आपका संस्कृत निदानात्मक परीक्षण संतोष मित्तल आपका पत्र 2। ध्यान रखना, 1 है वो किससे रिलेटेड है, स्वर और व्यंजनों संबंधी अशुद्धि से, और 2 किससे है, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि से। और कौन सी क्लास के लिए है, आपका मुख्यतः कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। और दोनों ही किसके लिए है, आपके संतोष मित्तल की। चाहे पत्र संख्या 1 पूछे चाहे 2 पूछे, वो दोनों ही किसके लिए हैं, आपके संतोष मित्तल के हैं। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, आपका नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण है वो किसका है, आपका MS रावत का। रसायन विज्ञान में जो निदानात्मक परीक्षण है वो किसका है, आपका MS रावत का। और गणित के अंदर है, गणित में किसके लिए है, कक्षा 10 के लिए, वो किसका है, आपका BR शाह का। तो गणित के अंदर जो निदानात्मक प्रश्न है वो किसका है, आपका BR शाह का। तो संस्कृत में है स्वर और व्यंजन के लिए पत्र संख्या 1 में आपका वो तो है आपका संतोष मित्तल का, और द्वितीय भी किसका है, वाक्य रचना से रिलेटेड। तो दूसरा है वो किससे है, वाक्य रचना से रिलेटेड। तो ये कुछ आपके परीक्षण है वो आपको याद रखने हैं। कुछ प्रश्न है आपके, उनको हल कर लेते हैं। जैसे साथियों पहला प्रश्न है तात्कालिक लक्ष्य, ये कुछ आपके एग्जाम में आए हुए हैं, रीट में, आरटेट के अंदर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण, निदानात्मक और आपका क्रियात्मक। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका, तात्कालिक लक्ष्यों के लिए विद्यार्थी की अधिगम समस्या और कठिनाई को हल करने का प्रयास करना, यानी बीमारी को दूर करना। बीमारी को दूर करना क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी बीमारी के कारणों का पता लगाना क्या होता है, निदान। लेकिन क्या है, दूर करने की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ये आया था आपका रीट 2022 में आया था कि ये प्रश्न, कि ये देखो डायरेक्टली ऐसे बनते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, उपचारात्मक, उच्चारात्मक नहीं है दोस्तों, यहां क्या है आपका उपचारात्मक। उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है, कक्षा में स्पर्धा भावना का विकास हेतु। दूसरा है विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। तीसरा है अध्यापक द्वारा पक्षपात पूर्ण हेतु। और चौथा है अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो अध्यापक क्यों करता है, कक्षा में कंपटीशन बढ़ाने के लिए दोस्तों नहीं होगा। विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी, देखो जानकारी क्या होता है, निदान होता है। क्या पूछा गया है, उपचारात्मक की बात करें तो जानकारी नहीं होगा, अध्यापक द्वारा पक्षपात पूर्ण भी नहीं होगा, अधिगम की कठिनाई करने के लिए दूर हेतु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट,
अधिगम की कठिनाई को दूर करने हेतु क्या करते हैं? आपका उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि बढ़ रही हो, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो, तो कौन सा शिक्षण कारगर होता है? विद्यालय, निर्माण समिति, क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण या इकाई पाठ योजना का अभाव? क्या होगा इसके अंदर? विद्यालय, निर्माण समिति, निर्माण है यहां पर। क्या करना आपका? निर्माण। क्या है आपका? निर्माण। क्या होगा दोस्तों? अगर मान लो कोई विद्यार्थी है, उसके सामने समस्या आ रही है, उसके व्यवहार में वृद्धि हो रही है, तो कौन सा होता है आपका? ध्यान रखना, पढ़ क्या रहे हैं? आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो क्या हो जाएगा आपका? अगर आपने कुछ सीखा है, विद्यार्थी कुसमायोजन से क्या हो रहा है? बच रहा है, पढ़ रहा है और उसके परिवार में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण, विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण और उपचारात्मक। यहां उपचारात्मक नहीं है, यहां भी कर लेना आपका उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले, तो उपचार से पहले क्या होता है? निदान। तो ये ध्यान रखना, निदान है वो क्या होता है आपका? पहले होता है, और उपचार है वो क्या होता है आपका? बाद में। तो आपका समस्या क्या है? वो तो है निदान, और समस्या को दूर करने का इलाज क्या कहलाता है? आपका उपचार। तो क्या पूछा है? उपचार से पहले क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, हर जगह ये लिख दिया आपका, उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 2 या 4? दोस्तों कितने प्रकार का होता है उपचारात्मक शिक्षण? अभी हमने बात की थी, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समूह है और एक होता है आपका व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। एक तो होता है व्यक्तिक और एक होता है आपका सामूहिक। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है। जहां भी उच्चारात्मक लिखा ना, वहां क्या है? उपचारात्मक। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है, उच्चारात्मक नहीं है। यहां भी क्या है आपका? उपचारात्मक। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत अधिक होता है। विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की एक निश्चित व निर्धारित प्रक्रिया होती है। उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है। उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है, और उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। दोस्तों सही कथन कौन सा है? क्या पूछा है? सत्य कथन कौन सा है? अर्थात 3 आपके क्या है? असत्य, और 1 आपका क्या है? सत्य। तो क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सत्य कथन है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है, कोई जरूरी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है वो पूरी कक्षा के लिए समान होता है, नहीं। अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग आईक्यू होता है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ये भी नहीं होगा। और उपचारात्मक शिक्षण की निर्धारित प्रक्रिया होती है, यह नहीं होगा। उपचारात्मक शिक्षण की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती है। अलग अलग विद्यार्थी के लिए, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग प्रकार का इलाज होता है, वैसे ही आपका अलग अलग होता है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। ध्यान, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका व्यक्तिगत और एक आपका सामूहिक। ध्यान रखना, व्यक्तिगत है वो ज्यादा होता है, यानी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग से रोगी है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर है वो प्रत्येक मरीज का अलग अलग इलाज करता है, क्योंकि समस्या अलग अलग होती है, तो इलाज भी क्या होता है? अलग अलग। इसलिए व्यक्तिगत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा आपका? राइट। ए आपका क्या है? राइट। दोस्तों हमने उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की,
और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हमने क्या किया, हल किया साथियों। तो यह आपका है निदानात्मक और आपका उपचारात्मक प्रश्न। दोस्तों इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में अध्ययन किया है। फिर मिलते हैं दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।